गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन नेक्स्ट सेशन में अभी अपन इस सेशन में बात करने वाले नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आगे आपने कुछ चीजें कंसिडरेशन के बारे में पढ़ी थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन देखा था, ठीक है। और कंसिडरेशन के बारे में पूरी बात की थी, जहां पे हमने देखा था कंसिडरेशन का लीगलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिडरेशन का मीनिंग और सारी चीजें हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन ने कंसिडरेशन के बारे में देखी थी। फिर लीगल रूल्स देखा था, जैसे कि इट शुड बी मूव्ड एट अ डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर से होना चाहिए। मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन भी आपको पेमेंट कर सकता है। मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ वैल्यू में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट वैल्यू है वही होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कम वैल्यू हो या फिर ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। इट में बी एक्ट एब्सटिनेंस और फॉरबियरेंस और रिटर्न प्रॉमिस, ठीक है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब काम करना या ना करना, या कोई रिटर्न प्रॉमिस भी इसमें हो सकता है कंसिडरेशन के तौर पे। इट में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो भी मैंने आपको समझा दिया था कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसे हो सकता है, ठीक है। पास्ट मतलब आपने कोई ऑलरेडी कोई सर्विसेज दे दी है या किसी के लिए काम किया हुआ है, अब वो आपको पेमेंट दे रहा है, तो उसके लिए जो कंसिडरेशन किया वो भी आपने जो पास्ट में सर्विस दी, ठीक है। तो वो कंसिडरेशन किया हुआ पास्ट पर कंसिडरेशन हो। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में आप कर रहे हो, ठीक है। और फिर अपन ने बात की थी फ्यूचर में या फिर एग्जीक्यूटरी के बारे में, ठीक है। तो फ्यूचर कंसिडरेशन जो फ्यूचर में होने वाला है उसे बोलते हैं भैया फ्यूचर कंसिडरेशन। इसके साथ अपन आगे बढ़ते बेटा, लेट्स गो। चलिए आ जाओ। चलिए, तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि यहां पे अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, ये वाली लाइन शायद आपको याद होगी, इधर गई ये ब्लू वाली, देखो। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्या आपको ये लाइन दिख रही है? एन एग्रीमेंट, एग्जैक्ट यहाँ पे, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। भैया एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट हम कुछ पढ़ने वाले उसके एक्सेप्शंस के नो कंसिडरेशन होगा फिर भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो उसके लिए हम कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वैसे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट उसके उसके कुछ एक्सेप्शंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ताकि अपने को पता चले कि इस केस में जो अभी हम एक्सेप्शन देखेंगे, यानी कि इन सारे केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होता, कंसिडरेशन नहीं भी होता, तो भी हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते बेटा। और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम पढ़ना शुरू कर दे। सेक्शन 25 याद रखने की जरूरत है नहीं है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं इन ए जनरल रूल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एनी, देखो यहाँ पे दिया जनरल जनरल रूल इज एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ओरिटोर एक्शन। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है दैट इज एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड। अब एग्जांपल दिया है कि ए ने प्रॉमिस किया बी को, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि भैया हम 1000 रुपए आपको पेमेंट करेंगे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। तो भैया ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस पे कोई भी केस नहीं हो सकता क्योंकि सामने कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं था दूसरे पर्सन का। बट कुछ ऐसे केसेस है जहां पे दूसरे पर्सन का अगर ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो भी इसे वैलिड माना जाएगा और इसे कोर्ट में शू भी कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है? एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। इज नॉट वॉइड, नॉट वॉइड, देखो भैया वैलिड लिख लेते, क्या दिक्कत थी इनको, ठीक है। नॉट वॉइड, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वॉइड, ठीक है। फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, नीचे वाले केसेस में भैया इसका मतलब ये है कि वैलिड है। कंसिडरेशन नहीं है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? वैलिड है। यहाँ पे सारे नाम दिए, हम एक काम करते हैं, वैसे डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है तो हम डिटेल में इसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। प्रॉमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए कोई प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। तो उसे आप वैलिड ही मानोगे, उसे आप वॉइड नहीं मानोगे, मतलब वहां पे सामने वाले का कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है? कंडीशन ये है कि इट शुड बी इस, ये पहले तो राइटिंग में होना चाहिए। इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग, मतलब राइटिंग में एक्सप्रेस किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया बोल दिया बात खत्म हो गई, ठीक है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर लॉ, रजिस्टर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, हाँ भैया वो तो पहले ही नाम से ही पता चल गया, नाम में ही आ गया। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं। इट इज बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, भैया नियर रिलेशन वालों का होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? नियर रिलेशन का। मतलब
कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर लव एंड अफेक्शन का होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो राइटिंग में होगा, रजिस्टर अंडर लॉ होगा। देखो रजिस्टर अंडर लॉ होना जरूरी है, ठीक है, एंड नियर रिलेशन होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे दी है। नॉर्मली यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, गिफ्ट को हम इसे बोलते हैं गिफ्ट, ठीक है। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं बेटा कि कौन सा ऐसा केस है जहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी हम इसे क्या मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। दैट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉल्यूंटरी सर्विसेज। अब ये वॉल्यूंटरी सर्विसेज, वॉल्यूंटरी मतलब क्या होता है, ऐच्छिक, मतलब मेरी इच्छा थी मैंने आपको सर्विस दे दी। जैसे कि पढ़ाना, ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि मैं 11th 12th वाले, सीए में वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको फ्री में पढ़ाऊंगा। मैंने फ्री में पढ़ा दिया, ये मेरा वॉल्यूंटरी मेरी इच्छा थी, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया। बट आपको बहुत अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि नहीं भैया आपको ना हमें कुछ गिफ्ट करना है, हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, मेरे से मेरा बैंक अकाउंट नंबर या पेटीएम या फोन पे या जीपे नंबर मांगा और उसमें क्या किया, आप सभी स्टूडेंट ने बारी बारी 5,000, 10,000, 15,000, किसी का रैंक आ गया तो 2 लाख, 5 लाख, जितने भी आपको अच्छे लगे आपने पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो भैया यहाँ पे आपका क्या है, मैंने वॉलंटरी सर्विस दी थी, उसके सामने आपने क्या किया, मुझे कुछ कंसिडरेशन दिया है, ठीक है, तो उसे क्या मानेंगे, उसे भी वैलिड मानेंगे। बट यहाँ पे उसके भी कुछ यहाँ पे चीजें दी हुई है, ठीक है, ठीक है। फॉलोइंग एसेंशियल्स मस्ट बी एग्जिस्ट, मतलब नीचे वाली चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सर्विस शुड हैव बीन डन वॉल्यूंटरी, मतलब मैंने जो सर्विस दी वो वॉल्यूंटरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं भैया पढ़ना ही है, बैठो जब नोटिफिकेशन आए क्लिक करो देखना, ऐसा नहीं है। मैं वॉल्यूंटरी बढ़ा रहा था, आपने आगे पढ़ा, ठीक है। दूसरा, द सर्विस शुड हैव बीन डन फॉर प्रोमिसर, ठीक है, मतलब जो सर्विस है वो प्रोमिसर के लिए, मतलब आपके लिए है, ठीक है। थर्ड वन, मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हो पेमेंट करने का तो आपके लिए हुई है सर्विस, ठीक है। द प्रोमिसर मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, मतलब आप एग्जिस्टेंस में होने चाहिए जब ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। प्रोमिसर मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंट एट अ टाइम, एट अ टाइम ऑफ सर्विस, ठीक है, जब सर्विस खत्म हुई तब। नेक्स्ट, द इंटेंशन ऑफ प्रोमिसर मस्ट हैव बीन टू कंपनसेट द प्रोमिस, मतलब आपका इंटेंशन क्या है, टू कंपनसेट द प्रोमिस। प्रोमिसर का इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है भैया, प्रोमिसर का कंपनसेट करना है। द सर्विस रेंडर्ड मस्ट बी लीगल, मतलब ये सर्विस लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई भी चीज सिखा रहा हूँ अलग सी चीज, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, चरस गांजा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भैया लीगल सर्विस होना चाहिए। तो वॉलंटरी सर्विसेज को भी अपन आप अगर कंसिडरेशन दे रहे हो तो उसको वैलिड मानेंगे, ठीक है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे इवन देयर इज नो कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब देखा जाए तो वॉलंटरी सर्विस दी उसी को क्या आपके लिए कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पे कुछ चीजें दी है वो आपको ध्यान में रखनी है। वॉलंटरी सर्विस होना चाहिए, प्रोमिसर के लिए होना चाहिए, ठीक है, उसका कंपनसेट का मतलब होना चाहिए सर्विस देते टाइम वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए प्रोमिसर, और यहाँ पे वो लीगल भी होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी। दो चीजें अभी तक हमने केसेस देखे, एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेकंड वन आपने देखा वॉल्यूंटरी सर्विसेज के बारे में। देखो यहाँ पे दिया है ए फाइन बी पर्स, मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, एग्जांपल दिया है कि भैया आप देख रहे होंगे कि ए को पर्स मिला, किसका, बी का। अब बी क्या होना है, ए कौन है, आप हो लड़के, बी कौन है, लड़कियां, इसलिए वापस देने तो जाना ही पड़ेगा। तो आप वापस दे रहे हो, ठीक है, तो उसने क्या किया, लो भाई 50 रुपया आप भी रख लो, ठीक है, तो वो भैया वैलिड माना जाएगा, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया, ठीक है। चलो आप थर्ड वन, प्रॉमिस टू पे टाइम बेड डेट, ठीक है। टाइम बेड डेट क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से टाइम बेड डेट का मतलब होता है कि भैया अगर कोई डेट है जो टाइम बार्ड हो गया, मतलब 3 साल से पहले का डेट अभी बाकी है वो पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, टाइम बार्ड डेट हो गया। अब वो सामने से अगर प्रॉमिस कर रहा है कि टेंशन मत लो भैया मैं ना आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो भी क्या मानेंगे, उसे भी भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखा, द प्रॉमिस बाय डेटर टू पे टाइम बार्ड डेट इज ऑल्सो एनफोर्सिएबल, promise by data is also enforceable but the promise must be in a writing, मतलब राइटिंग में होना बहुत जरूरी है भाई, भैया राइटिंग में होना चाहिए वरना फिर गुम जाएगा, तो राइटिंग में होना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, साइन बाय प्रोमिसर, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा भैया उसका क्या होना चाहिए, साइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये होल पार्ट भी पेमेंट कर सकता है और पार्ट भी पेमेंट कर सकता है, होल और पार्ट ऑफ द डेट कितने का भी हो सकता है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ फोर्थ वन, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अभी भैया क्रिएशन ऑफ एजेंसी, फॉर एग्जांपल आपको आपको स्टडी बडी क्लब की एजेंसी लेनी है, ठीक है, स्टडी बडी क्लब की एजेंसी लेनी है, तो उसमें अगर अपन देखने जाए, ठीक है, तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन दोनों साइड से होना चाहिए। भैया आपको एजेंसी मिल रही है, एजेंसी मिल रही है तो वही क्या है भैया, कंसिडरेशन। तो यहाँ पे द पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए एजेंट, हिज अपॉइंटमेंट इज अ वैलिड, मतलब मैं अगर आपको एज एजेंट अपॉइंट करता हूं तो आपका वो क्या है भैया, वो वैलिड अपॉइंटमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंटेड इज ए एजेंट, अपॉइंटमेंट इज वैलिड,
ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब होता है जो गिफ्ट आपने दे दिया, ऑलरेडी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत खुश हो गया, नहीं आप खुश हो गए, मैं क्यों खुश हो जाऊंगा, आप खुश हो जाओगे ना मेरी पढ़ाई से, ठीक है, आपके रिजल्ट से मैं जरूर से खुश हो जाऊंगा, बट आपका रिजल्ट आया और मेरे से ज्यादा आप खुश हो, आपको हुआ कि नहीं भैया, भैया आपको कुछ तो देना है, ठीक है, मैंने बोला नहीं 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 मैं कुछ नहीं लूंगा, ठीक है, आप बोले नहीं भैया कुछ तो देना है, मैंने बोला ठीक है भैया जो देना है दे दो, तो आप बहुत उदार दिल के थे, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि भैया क्या भेजूं क्या भेजूं क्या भेजूं, आपने बहुत सोचा, और फिर आपने सोचा कि 8-10 लाख की ना भैया को बाइक भेजता हूँ, ठीक है, तो आपने बाइक तो भेज दी, आप खुशी खुशी बाइक भेज दी, ठीक है, फिर ऐसा लगा अल्लाह इससे अच्छा होता कि मैंने ले ली होती, तो ये तो सब लड़कियां सर को देख रही, मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा है, मैं तो वहीं पे हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ सर से वापस ले लेता, भैया अब नहीं ले सकते, ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया, ठीक है। गिफ्ट वंस मेड कैन नॉट बी रिकवर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ द कंसिडरेशन। ऐसा नहीं कि भैया आप ऐसा नहीं बोला प्रतीक भैया आपने पैसे नहीं दिए थे, मैंने तो आपको गिफ्ट दिया था, लाओ वापस, नहीं हो सकता भाई, दिया ही क्यों, ठीक है, तो ये भैया एडवांटेज है, कभी गिफ्ट दे के देखिए हम वापस ही नहीं करेंगे। आजा, तो क्या बोल रहे भैया, गिफ्ट वंस मेड कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है, कौन से ऑप्शंस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। ए गिव अ वॉच टू बी ऑन बर्थडे, लेटर ए कैन नॉट डिमांड द वॉच बैक, मतलब ए ने गिफ्ट दिया भैया बी को, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड है, ए की गर्लफ्रेंड कौन है बी, ठीक है, और बी को दिया गिफ्ट, तो बी को गिफ्ट तो दे दिया, फिर बन गई वो एक्स, पहले थी गर्लफ्रेंड अब बन गई एक्स, बोला जितनी जितनी चीजें दी है वो वापस दो, कुछ चीजें वापस नहीं दी जा सकती, अलग सी चीजें, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी बोला कि नहीं जितनी जितनी चीजें दी है उतनी वापस दो, तो जितनी दी जा सकती है उतनी तो दो भैया, तो वॉच वापस मांगी तो वो ना दे तो चलता है भाई, आपने गिफ्ट दिया था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, भैया उसमें भी कंसिडरेशन ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक है, ए और बी पर्सन है और सी आके बीच में घुसता है, जी चलो जी रखते हैं जो गारंटी देता है, ठीक है, जी देता है, तो ये विदाउट कंसिडरेशन है तो भी ये वैलिड माना जाएगा गारंटी, ठीक है। नो कंसिडरेशन इज नीडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कोई भी गारंटी के लिए भैया कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, तो वो भी वैलिड माना जाएगा गारंटी आपका, ठीक है। रेमिशन, रेमिशन का होता है कि आपने परफॉर्मेंस क्या किया, कम किया है, ठीक है, रेमिशन मींस द लेजर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एक्चुअली टू बी परफॉर्म, मतलब जितना परफॉर्म करना चाहिए उससे आपने कम परफॉर्म किया है, तो वो क्या भैया, वो भी आपका वैलिड ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें अपन ने देखी, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस, मतलब इतने केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं होगा, इतने केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट भैया माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। पहला, ठीक है, आ जाओ चलो एक काम करते ग्रीन से हरी झंडी दिखा दे इसको, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, वॉल्यूंटरी सर्विसेज, टाइम बाद डेट इजीली याद रहे इसलिए हम यहीं पे हाईलाइट कर देते हैं छोटे छोटे नाम, टाइम बाद डेट, ठीक है, फिर है भैया कंप्लीटेड गिफ्ट, सिर्फ गिफ्ट में कर रहा हूँ, सिर्फ गिफ्ट में कर रहा हूँ, ठीक है भैया, फिर एजेंसी, फिर गारंटी, एजेंसी, फिर गारंटी, एजेंसी, गारंटी और रेमिशन, ठीक है। तो जल्दी से भैया हाईलाइट कर दीजिए और मुझे बताइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो रिपीट करते हैं, चलिए हाईलाइट करिए फटाफट से ये वाला इतना पेज, और पढ़ते पढ़ते हाईलाइट करना भाई, टाइम लगेगा, नो इश्यू एट ऑल।
नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब कि आपको किसी से प्रेम है, ठीक है, और आप उसे कुछ मन से दिल की इच्छा से कुछ देना चाहते हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे बेटा, ठीक है। करीबी रिश्तेदार को अगर आप कुछ देना चाहते हो अपने दिल से, इसलिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गिफ्ट। क्या ये केसेस में से एमसीक्यू बनता है? हाँ भैया बनता है। क्या इसमें से क्वेश्चन आते हैं? हाँ भैया आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है, सब के सब केसेस, केसेस नहीं केसेस। हो गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा, हम सोचा म्यूट कर, अच्छा, चल अब नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये कितना है भाई? ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, और जूम करते हैं, जूम जूम आजमी। हाँ भैया, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रूल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप प्रैक्टिकली समझ लो, उसके बाद ही आपके लिए बहुत इजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली कोई चीज़ है ही नहीं। ये कहना ये चाहता है कि बेटा कि दो पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट करनी है, अगर मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तीसरा बंदा आके ना मेरे पे केस ठोक सकता है ना आप पे केस ठोक सकता है। क्या कहता है, समझ में आ गया? हाँ, मैं और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें तीसरा पर्सन आके ना मेरे पे केस ठोकेगा ना तुम पे केस ठोकेगा। तो तीसरा पर्सन आके ऐसा नहीं बोल सकता मेरे को कि भैया आपने ना जो प्रॉमिस किया था वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करी उस बंदे को, उस बंदे के बिहाफ में मैं केस करना चाहता हूँ। भाई काहे को, उसकी बीवी है क्या? नहीं भाई, रुको, तो वो केस नहीं कर सकता। हाँ, बट कुछ एक्सेप्शन है, जिस केस में वो थर्ड पर्सन आके तुम पे केस ठोक सकता है। अल्लाह, सच में सर? हाँ, कुछ ऐसे केसेस है जहां पे वो थर्ड पार्टी भी केस ठोक सकती है। तो कौन सी चीज है जहां पे ठोक सकती है केस? ठीक है, आ जाओ बेटा, पहले पढ़ते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टेक्स्ट में क्या लिखा है भैया, हम जो बोले वही लिखा है, बट पढ़ना है। हाँ भैया, एक बार पढ़ लेते हैं, दिल को सुकून मिल जाए। पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं भाई, यहाँ से नया है, तो जब भी हम पढ़ाई करें तब अपने को पता चले ग्रीन वाले से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो आज जाओ, शुरू करते हैं। The doctrine of privacy of the contract means that the contract is between parties only. Contract is between party only. No third party person can sue upon it. समझ में आया भैया? इस कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा बंदा अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। वो क्या बोलते भैया, जब मैं छोटा था ना, तब वो घर पे सीरियल चलती रहती थी, उसमें कोमोलिका आती थी, मतलब दो लोगों के बीच में झगड़ा करवाने का काम है उसका। कौन है? कोमोलिका। तो भैया वो थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता, वो कोमोलिका इधर नहीं आ सकती। इट मीन्स दैट द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू अपॉन इट। मतलब स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भैया शू नहीं कर सकता। शू शू भैया, शू केस करने की बात है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट बस वही चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर इंग्लिश लॉ, यहाँ पे देखो इंग्लिश लॉ, ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन श्यू अपॉन। भैया हमारे भी देश में यही चलता है, ठीक है। चलो अभी इंग्लिश लॉ का देखा, तो इंडियन लॉ में क्या है, चलो इंग्लिश लॉ को हाईलाइट करना है, कर लेते हैं। अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ, ओनली पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन श्यू अपॉन, ठीक है। और इंडियन लॉ में क्या है, लॉ इन इंडियन इज द सेम एज इंग्लिश लॉ। हा हा, ठीक है, मतलब दोनों में सेम है भाई, ठीक है। कोई भी आगे केस नहीं ठोक सकता। बट अगेन,
इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, इसके भी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है भाई, कि इस केस में भाई केस हो सकता है भाई। कौन से ऐसे केसेस है जहां पे थर्ड पर्सन आके उसके बीच में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को शू कर सकता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहीं से बढ़ते भैया, डिटेल में दिया है बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, अब देखो बेनिफिशियरी कौन है, ट्रस्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा है ट्रस्ट, पहला ऐसा कैसा ट्रस्ट, रुको, ये क्या है भैया, ट्रस्ट, ठीक है, ये क्या है भैया, ट्रस्ट है, ठीक है। अब ट्रस्ट के बेनिफिशियरी मतलब यहाँ पे जो रहते हैं या ट्रस्ट का पैसा जितना भी आता है वो ट्रस्ट किसके लिए बना हुआ है उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी, ठीक है, उनको बेनिफिट होता है, ठीक है। तो काफी सारे ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, तो ट्रस्ट के लिए ये क्या है भैया, बेनिफिशियरी, इनको हेल्प करते हैं गरीब बच्चों के लिए या जो भी चीजों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई पार्टी होती है जिनका ट्रस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे कोई अदरिच पार्टी है, सिंगल वाला हो, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में भैया, दोनों के बीच में कुछ जिंगल वाला हो गया तो ये भैया कौन है, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जाके केस ठोक सकता है, ये समझ में आया। तो भैया बेनिफिशियरी इसमें बीच में इंटरफियर कर सकता है, क्योंकि भैया उसके लिए तो हो रहा है सब चीजें, तो वो बीच में आ सकता है, ठीक है। तो बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट इज क्रिएटेड टू द बेनिफिट ऑफ, भैया ट्रस्ट क्यों क्रिएट करते हैं, उन्हीं की तो बेनिफिट के लिए करते हैं, ठीक है। Hence the beneficiary can enforce the provision of the trust even though he is a stranger to contract, ठीक है। वो प्रोविजन कैन एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, वो प्रोविजन कैन एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द ट्रस्ट इवन दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, इवन उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो भी वो अपना पार्ट कर सकता है, ठीक है। आ जाओ भैया नेक्स्ट वन, सेकेंड प्रोविजन इन अ मैरिज सेटलमेंट। भैया मैरिज सेटलमेंट में देखो वैसे देखे जाए तो कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है, हस्बैंड और वाइफ का होता है, एक लड़का और एक लड़की का होता है कि वो दोनों प्यार के बंधन में नहीं बोलते हैं, मैरिज प्यार थोड़ी बोलते हैं, प्यार पहले होता है फिर मैरिज होता है, या मैरिज होने के बाद भी प्यार होता है कई लोगों को, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे बात करें कि मैरिज सेटलमेंट में लड़का और लड़की का नाम लिखा जाता है कि शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, ची दिस और ची दिस, ठीक है, ऐसा लिखता है ना, वेड्स वेड्स, ठीक है, वर्सेस नहीं लिखते उसमें, अलग होता है, ठीक है, कई लोग वर्सेस वीएस लिख देते हैं, भाई क्या युद्ध है, क्या घमासान युद्ध चलने वाला है क्या, ठीक है। तो अब उसमें बात करें तो उसमें भैया फैमिली भी इसमें इंटरफियर हो सकती है, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की है तो सिर्फ वही कर सकते हैं, भैया फैमिली भी इसमें इंटरफियर हो सकती है। इसलिए प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट में क्या होता है भैया, इवन देयर इज अ पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मतलब जो लड़का लड़की इसके अलावा मतलब जो मैरिज नहीं कर रहे बाकी वाले, वो भी भैया इंटरफियर कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ थर्ड वन, प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस और मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर्स अंडर द फैमिली अरेंजमेंट। भैया in case of provision made for the marriage or maintenance of the female member of the family on the partition of HUF, the female member can enforce the promise though she may be stranger to a contract। अब ये कहना क्या चाहता है भैया, ये कहना ये चाहता है कि आपका जो है, ठीक है, अब मैरिज मेंटेनेंस में फीमेल मेंबर ही होता है, जो फैमिली का फीमेल मेंबर्स भी होता है, ठीक है। जो HUF के अगर पार्टीशन होता है, HUF के पार्टीशन होता है तो सारे मेंबर्स क्या कर सकते हैं भैया, सारे मेंबर्स यहाँ पे अपना अपना चीजें क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल मेंबर्स कैन फीमेल मेंबर होती है वो भी क्या कर सकते हैं भैया, एनफोर्स करती है प्रोमिस सी मे बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं भैया, HUF में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर जो फीमेल मेंबर है, ठीक है, वो इफ सी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर भी वो क्या कर सकती है भैया, वो भी यहाँ पे एनफोर्स कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाइए, असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी असाइन। अब ऐसा क्या, असाइनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द बेनिफिट। अब देखो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और मैंने थर्ड पर्सन को असाइन किया, ठीक है, तो जो असाइनी है, ठीक है, जो पर्सन को मैंने असाइन किया वो भी क्या कर सकता है भैया, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। तो बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी असाइन, तो असाइनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे एनफोर्स द बेनिफिट, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है भैया, एनफोर्स कर सकता है बेनिफिट्स को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आते बेटा फिफ्थ वन, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए असाइन हिज इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। ए ने अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी ली, ठीक है, द वाइफ कैन एनफोर्स इट थ्रू सी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, वाइफ कैन एनफोर्स इट इवन सी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए फिफ्थ वन,
एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, where the promiser either by his contract or acknowledgement or by part payment or by estoppel create a privity of a contract between himself and the stranger can sue. अब ए पे बी 500 टू गिव सी, ए ने बी को दिया, ए ने क्या किया, बी को दिया 500 रुपए और बोला कि भाई तू सी को दे देना. बी एक्नोलेज टू सी दैट ही होल्ड द अमाउंट फॉर हिम, सी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी. भैया वो क्या कर सकता है, बी से कवर कर सकता है. अब देखो ए ने बी को पेमेंट किया कि भाई तू सी को दे देना, तू सी को दे देना, ठीक है. अब सी को देना था उसको, ठीक है, अब बी के पास पैसा है, हाँ, जो सी को देना है, और बी एक्नोलेज इज टू सी, और बी ने सी को बताया भाई तेरा पैसा मेरे पास है, अब तू मेरे से लेगा. तो यहाँ पे सी क्या कर सकता है, सी बी के ऊपर भी केस ठोक सकता है. एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, ठीक है. एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड इनटू बाय एजेंट ऑन बिहाफ. अब देखो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, आपने पहले वाला कंसिडरेशन, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं पहले आपको पता है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भैया थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट भैया कैन एनफोर्स दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. अब देखो एजेंट जो होगा, मैंने स्टडी बडी क्लब की एजेंसी दी, तो वो जो भी मतलब एजेंट काम कर रहा है वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, मेरे बिहाफ पे. इवन अगर वो अपने खुद के नाम पे काम नहीं कर रहा तब तक ऐसा ही माना जाएगा कि वो मेरे नाम पे काम कर रहा है. तो कोई भी चीज होगी तो मैं, इवन आई एम नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो भी उसमें भी मैं आ जाऊंगा, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड इनटू बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब मेरे बिहाफ पे उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कैन बी एनफोर्स बाय दी प्रिंसिपल, तो मैं भी इसे क्या कर सकता हूँ भैया, इन्फोर्स कर सकता हूँ. इवन दो इज नॉट, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं है या आई एम नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो फिर से एक और बार इसको अच्छी तरीके से हाईलाइट करते, सॉरी रिवाइज कर लेते हैं. आ जाइए, कहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स गो, आ जाओ, ठीक है. ये रहे एक्सेप्शंस. सबसे पहले हम क्या चीज पढ़ रहे थे, हम ये कोई चीज पढ़ रहे थे कि थर्ड पार्टी कभी भी शू नहीं कर सकता, मतलब केस नहीं कर सकता, कैन नॉट एनफोर्स दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कुछ एक्सेप्शंस जहां पे भैया ये हो सकता है, जिसमें हमने सबसे पहला देखा बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, जिसको बेनिफिट होने वाला है वो कर सकता है भाई. प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट में भाई कोई भी अदर फैमिली मेंबर भी कर सकता है. प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस और मैरिज एक्सपेंस फॉर फीमेल मेंबर्स अंडर एचयूएफ, अंडर एचयूएफ लिख देता हूं भैया, अंडर, अंडर एचयूएफ, तो इजी रहेगा अपने लिए समझना, ठीक है. फिर देखते हैं असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया किसी को तो असाइनी जो होता है वो भी एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है. तो असाइनी को हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे. फिर एक्नोलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब एक्नोलेज करते कि भैया अब मैं तुझे पेमेंट, एक्नोलेज करते सामने वाले पर्सन को, अब वो नहीं मैं पेमेंट करूंगा, तो भैया वो आपके ऊपर शू कर सकता है. एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट नॉर्मली किस पे बिहाफ पे काम करता है भैया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है. तो ये कुछ है इसके एक्सेप्शंस, जल्दी से इतना हाईलाइट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है. मैं फुल स्क्रीन कर दूं. क्या आपको ये चीजें समझ में आई, यस नो एक बार कमेंट करके बता दो, ताकि मेरे को समझ में आए कि जो पढ़ाया वो दिमाग में घुस रहा है कि नहीं.
हो गया, डन डन डन। तो आज अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने बात करें तो सबसे पहले हमने एक्सेप्शंस देखे। किसके एक्सेप्शंस देखे? हमने देखे भैया देयर इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके हमने एक्सेप्शंस देखे। कौन से एक्सेप्शंस थे? सबसे पहला एक्सेप्शन हमने देखा नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फिर हमने देखा वॉलंटरी सर्विसेज के लिए, फिर हमने देखा टाइम बार्ड डेट, फिर देखा गिफ्ट, एजेंसी, गारंटी एंड रेमिशंस। ये हमने देखे एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने देखा बेटा, हमने देखा कि कोई भी थर्ड पर्सन एनफोर्स नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, बट उसके भी कुछ एक्सेप्शंस थे, वो अपन ने देखे। और वो देखे कि भैया बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट भैया आ सकता है, एनफोर्स कर सकता है। मैरिज सेटलमेंट में बाकी मेंबर्स आ सकते हैं। मेंटेनेंस और मैरिज एक्सपेंस ऑफ फीमेल मेंबर अंडर एचयूएफ में हो सकता है, ठीक है। असाइनी कर सकता है भैया, आपने किसी को असाइन कर दिया काम तो वो असाइन होता है, वो एनफोर्स कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर एक पर्सन सामने वाले से कहता है कि भैया आप जो तुझे उससे पेमेंट लेना था अब मैं दे दूंगा, मतलब मेरी लायबिलिटी है तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो भैया वो अपने ऊपर केस ठोक सकता है, एनफोर्स कर सकता है, ठीक है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एजेंट जो काम करता है नॉर्मली वो किसके बिहाफ पे करता है? प्रिंसिपाल के बिहाफ पे करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे। अब अपन बात करने वाले बेटा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड अ फ्री कंसेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट मैंने आपसे पढ़ा था, कोर्शन और सब चीजें अपन ने पढ़ा था, आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन फिर से पढ़ने वाले हैं। तो कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, जिसमें आपको पता होगा कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 18 प्लस होना चाहिए, वो सब चीजें मतलब माइनर, देखो ये सब चीजें यहाँ पे आपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, 1.4 से अपन नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल अपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय और आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।